Class 7, Subject SST. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher and today we are going to read Chapter 8, Geography, Disaster Management. Before start reading, I have to remind you that Chapter 8, Disaster Management, is divided in few parts and I think this is your third part. So let's start reading. Page number 42. Point है cyclone. Cyclone occurs in the hot oceans of temperate and tropical latitude when a low pressure is developed there due to warm sea temperature, high humidity and atmospheric instability. In northern hemisphere, cyclone winds blow clockwise, whereas cyclone winds in southern hemisphere blow anti-clockwise. साइक्लोन को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम चक्रवात बोलते हैं. देखते हैं साइक्लोन बनते कैसे हैं. जब समुद्र का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस मतलब बैलेंस नहीं रहता, डिसबैलेंस होने लगती है जब सिचुएशन. ऐसे में वहाँ कम दबाव विकसित होता है, जिसके चलते समुद्र में चक्रवात आते हैं. नॉर्थन हेमिस्फीयर में चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की दिशा में चलती हैं, और जबकि जो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं. नेक्स्ट, काइंड ऑफ साइक्लोन्स. कितने तरीके के होते हैं? मोस्टली दो तरीके के साइक्लोन होते हैं. एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, जिसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात कहते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस स्टॉर्म्स ओवर वार्म ओशन बिटवीन 5 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर्स. There are different names given in different countries to the cyclone as hurricane in Caribbean, typhoon in China, Willy Willies in Australia and cyclone in Indian Ocean area. The whole eastern coastal region of India is a cyclone prone area, especially Bay of Bengal. Apart from this, the most affected states are Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal. The seasonal highest frequency tropical cyclones occur in Bay of Bengal in summer. They occur due to differential heating and are of thermal origin. ये गर्म महासागरों में उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं. इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज और हिंद महासागर में चक्रवात. बंगाल की खाड़ी हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एरिया है. उसके अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल. ये जो चक्रवात हैं मेनली बंगाल की खाड़ी से आते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ख़ासकर ये गर्मियों में ही आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो समुद्र है बहुत गर्म होता है. आसपास में एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इन साइक्लोन्स में हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है. ये जो चक्रवात होते हैं ये जो ट्रोपोस्फेयर है ना उसके पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं.
The devastating cyclone struck on Odisha coast of India near Paradip on 29th October 1999. It was termed as a super cyclone and paralyzed the entire state, killing more than 9,887 people. A huge surge of about 5 to 6 meters above the normal tide was experienced, along with very heavy rain penetrated the interior up to a distance of about 25 kilometers from the coast. ऐसा ही एक विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 को पारादीप के पास ओडिशा के तट पर आया था, जिसे एक सुपर साइक्लोन कहा जाता है। इसमें 9,887 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और इसकी जो वेव्स थी, मतलब जो लहरें थी, वो नॉर्मल लहरों से 5 से 6 मीटर ऊपर थी और इसके साथ बहुत तेज़ बारिश भी आई थी और बहुत तेज़ हवाओं के साथ 25 किलोमीटर दूर तक ये गया था साइक्लोन। मतलब जहाँ से उठा था वहाँ से आगे 5-6 मीटर ऊंची लहरें 25 किलोमीटर दूर तक भारी बारिश के साथ बढ़ी थी आगे। पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ साइक्लोन, इसका असर क्या होता है या इसका क्या मतलब इसका क्या जो असर है हमारे ऊपर पड़ता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑफ वेजिटेशन। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा तूफान आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले जान माल की हानि होगी, बिल्डिंग बर्बाद होंगी, साथ ही जो भी हमारी फसल वगैरह होती है, जो खाने की सामग्री होती है, वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑन टेलीकम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, जब इतनी तेज़ तूफान आएगा, इतनी तेज़ हवाएं चल रही होंगी तो टेलीकम्युनिकेशन पे असर इसका पड़ना ही पड़ना है। कॉल आप कर नहीं सकते हो कहीं पे, इंटरनेट आपका चलेगा नहीं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट, द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ट्रैक द साइक्लोन विद द हेल्प ऑफ INSAT सैटेलाइट, द 10 साइक्लोन रडार एंड वार्म्स द पीपल अबाउट इट। मैसेजेस आर गिवन थ्रू TV एंड रेडियो। देखिए, हमारे यहाँ पर जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, साइक्लोन ट्रैक करने वाला इनसेट, उन्होंने इनसेट सैटेलाइट से 10 साइक्लोन रडार्स की मदद से लोगों को वार्न किया। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वार्न होना चाहिए। और उसके मैसेज जो थे TV के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए गए। प्रिकॉशन बिफोर साइक्लोन आने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। लिसन टू वेदर फोरकास्ट को सुनना चाहिए। डोंट गो नियर सी, समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए। डोंट ओपन द डोर और विंडो खोलना नहीं चाहिए। कीप द एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड मटेरियल, हमेशा खाने का ज़्यादा सामान अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक में रखना चाहिए। वियर वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। कीप फर्स्ट एड बॉक्स, और हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स तो आपके पास होना ही चाहिए। प्रिकॉशन आफ्टर साइक्लोन, बाद में साइक्लोन आने के बाद के प्रिकॉशंस क्या होते हैं। डोंट गो इनटू द फ्लड वाटर्स, जो भी बाढ़ का पानी है उसमें ना जाएं। बी केयरफुल ऑफ रेप्टाइल्स, अब जाहिर सी बात है, जब समुद्र से क्या बोलते हैं तूफान उठा है तो वो अपने साथ वहाँ के जीव जंतुओं को भी लाएगा, तो उनसे बचना है। बी केयरफुल ऑफ फॉलन इलेक्ट्रॉनिक पोल्स, अब बिजली के जो खंभे जो इस दौरान गिर गए हैं उनसे भी दूर रहना है। चेक द कुकिंग गैस सिलेंडर, और गैस के सिलेंडर का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टॉर्नेडोज। Tornadoes refer to the violently rotating columns of air. They extend from a funnel-shaped cumulonimbus cloud to the earth. The width of tornado varies from a few meters to more than a kilometer, and it rotates at a speed between 64 km and 509 km per hour. Tornadoes are caused due to extreme low pressure. They originate inland, generating a rapid whirlwind. They are formed when hot air and cold air are mixed. They cause heavy destruction to both life and property. On March 24, 1998, violent tornado killed 160 people and injured 2,000 when they struck through 20 coastal villages on the eastern state of West Bengal and Odisha. 10 people in a boat were killed when they were thrown up to 20 feet high. 35 children were crushed to death when a school building being used as a shelter collapsed at
Goborghata in Balesore district in Odisha. The tornado flattened 15,000 homes and left more than 10,000 people homeless. Cyclones occur due to some reasons which are deforestation, removal of the forest along the coastal area by paddy cultivators. टॉर्नेडो को हिंदी में बवंडर कहा जाता है। बवंडर जो होती है बहुत तेज़ हवाएं होती हैं जो गोल गोल घूमती हैं। ये एक फनल के आकार की होती है। फनल आपको पता है क्या होता है? जिससे आप लिक्विड ट्रांसफ़र करते हैं एक बोतल से दूसरे बोतल में। हाँ, वही फनल होता है। इस बवंडर की चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर हो सकती है। अलग अलग बवंडर की या जिस स्पीड से वो उठे, कहाँ से उठे, उस हिसाब से उनमें अंतर देखा जाता है। ये 64 किलोमीटर से लेकर 509 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम सकते हैं। यानी कि चीते से, एक जो चीता होता है, चीता भी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उससे भी दुगनी या तिगुनी तेज़ी से ये चल सकते हैं। ये ज़मीन पे उत्पन्न होते हैं। ये गर्म और ठंडी हवा के मिलने से बनते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा, ये वहाँ पर आपने देखा होगा जैसे जहाँ चार रास्ते आके मिलते हैं, जैसे चौराहा बोलते हो आप, वहाँ पर आपको छोटे छोटे साइक्लोन जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की हवाएं आती हैं और बीच में आके घूमने लगती हैं। ये जीवन और हमारी संपत्ति, जो इसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। 24 मार्च 1998 को पश्चिम बंगाल के ओडिशा में एक ऐसा ही बवंडर देखने में आया था। इसने 160 लोगों की जान ली, साथ ही 2000 लोग घायल हो गए। ऐसे ही एक नाव में 10 लोग जा रहे थे, उन्होंने 20 फीट तक ऊपर फेंक दिया, क्योंकि वो नीचे से बनना शुरू होता है, ऊपर तक घूमता जाता है। और 35 बच्चे जो हैं वो भी कुचले गए। जब गोबरघाटा में जब कुछ बच्चे इस टॉर्नेडो से बचने के लिए स्कूल के नीचे बैठे थे, तभी उसकी जो इमारत थी वो गिर गई और वहाँ पे उन बच्चों की मौत हो गई। बवंडर ने 15,000 घरों को तहस नहस किया, साथ ही 10,000 लोग जो थे उनके घर उनसे छिन गए। मतलब 15,000 तो ऐसे थे जो कि गायब ही हो गए और 15,000 तो ऐसे थे जो टूटी फूटी अवस्था में मिले। बाकी 10,000 घर तो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। इन चक्रवात के, इन बवंडर के आने के कुछ कारण होते हैं। अब देखिए, है वही, समुद्र में आया है तो साइक्लोन है और ज़मीन पे आया है तो टॉर्नेडो है। दोनों ही गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से ही बनते हैं। 2 रीज़न है इनके। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की ज़रूरत से ज़्यादा कटाई। नेक्स्ट, धान की खेती करने वाले जो किसान होते हैं उनकी वजह से जंगल काट दिए जाते हैं, वो भी मेन रीज़न है टॉर्नेडो के आने का। नेक्स्ट, सुनामीज। अब ये लिखा आपका टी सुनामी है, लेकिन टी साइलेंट होता है, इसको हम सुनामी ही प्रोनाउंस करते हैं। सुनामी इज ए जैपनीज वर्ड एक्सट्रीमली लार्ज वेव्स इन द सी, अर्थक्वेक्स अंडर द ओशन। इन सुनामी, वन साइड लैंड ऑफ द फॉल्ट लाइन सडनली लिफ्ट्स और sinks, making the water above it either rise or fall. It develops high point or low points in water. Tsunami spread very quickly. A newborn tsunami cannot be observed by the airplanes or even by the observers in a ship, because the surface of the sea generally rises or fall only a few inches. देखिए, सुनामी क्या होती है? ये एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी समुद्र की लहरें। जब समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं तो अक्सर ऐसे सुनामी देखने में आती हैं। जब समुद्र में भूकंप आता है तो या तो पानी ऊपर जाता है या ऊपर से सडनली नीचे गिरता है। ऐसा होने से ही समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। इन लहरों को ही सुनामी का नाम दिया जाता है। सुनामी जो है बहुत तेज़ी से फैलती है। एक छोटी सी सुनामी को आप इस जहाज़ से, हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से उसका आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मली जो समुद्र है ना, उसका जो, उसमें जाहिर सी बात है, उसमें बहुत सारा पानी है, तो वो पानी बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, तो तुमको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ये कोई सुनामी है या नॉर्मल ही पानी जो है फ्लोट कर रहा है, इधर से उधर बह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड्स, मतलब बाढ़। Any river or stream has the holding capacity of water of its own, which is called its channel capacity. Whenever water is more than that, it overflows the rushes to spread over the plains. This is the condition when that we call a flood. To restrict it, the flood canals are built to make out the water which we call
Inundations canal. India faces this problem every year. About 1/8 of India's total area is flood prone, and about 75% of this lies in the northern plains, including Bihar, West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, etc. Flood danger is less in southern areas. Here flood occurs occasionally where rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna changes its course. The danger caused by flood to life and property is called फ्लड हज़ार्ड. देखिए बाढ़ क्या होती है, जब नदी या कोई धारा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर पानी आ जाए तो साइड के जो उसके किनारे होते हैं उसे तोड़ के वो प्लेन्स की तरफ पानी बढ़ने लगता है. यही क्या होता है, बाढ़ की कंडीशन होती है. इस चुनौती से बचने के लिए ही भारत में बहुत सारी अलग अलग नहरें बनवाई गई हैं. इंडिया को हर साल इसका बाढ़ का सामना करना पड़ता है. इंडिया का 8 ऑफ इंडियाज़ टोटल 75% जो नॉर्थन प्लेन्स है, इंडिया 100% जो पॉपुलेशन है या एरिया है, सरफेस एरिया, उसका 75% जो एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया है. मतलब वहाँ पे बाढ़ आती रहती है. मोस्टली किस एरिया में आते हैं, नॉर्थन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे नदियों की संख्या ज़्यादा है. जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एक्सेट्रा, यहाँ पर बाढ़ का खतरा ज़्यादा है. जबकि जो आपका दक्षिण जो एरिया है, जैसे आप साउथर्न एरियाज बोलते हैं, वहाँ पे बाढ़ का खतरा बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहुत कम हैं. जैसे ये ओकेजनली देखने को मिलता है, बहुत कम रेयर केसेस में, जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों में बाढ़ का आना. बाढ़ के आने से सबसे पहले जो भी नुकसान होगा या जान मान की जो भी हानि होगी उसे फ्लड हज़ार्ड कहा जाता है. नेक्स्ट, इसके कॉजेज़ क्या हैं, लैंडस्लाइड, भूमि का खिसकना, साइक्लोन का आना, डिफॉरेस्टेशन, स्ट्रॉन्ग टाइड्स और स्टॉर्म एट द सी, ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स, चैनल्स हैविंग लेस डिस्चार्ज कैपेसिटी, नैरोनेस ऑफ रिवर, नदी पतली है या फिर समुद्र में बाढ़ आई है, समुद्र में मतलब सुनामी आई है तो उसका पानी नदियों में पहुंच गया तो वहाँ से पेड़ों के कटने से ज़मीन गिर गई, कहीं पे नदियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं. ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बाढ़ आती है. Central Water Commission established the first forecasting station in 1985 at Old Railway Bridge, Delhi. Now there are 300 stations over 66 river basin. देखिए सबसे पहले सेंट्रल वाटर कमीशन ने 1985 में ओल्ड रेलवे ब्रिज जो है दिल्ली का, वहाँ पर सबसे पहले एक फोरकास्टिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया था जहाँ पे बाढ़ आने वाली जगहों के बारे में पहले बता दिया जाए कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है, किस किस एरिया को खाली करना ज़रूरी है. अब 300 से भी ज़्यादा ऐसे स्टेशंस हैं जो 66 नदियों के बारे में, वहाँ पे उसकी कंडीशन के बारे में कि कब बाढ़ आ रही है, कब सूख रही है, इसके बारे में जानकारी देते हैं. ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए. फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कीप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल होना चाहिए, बॉइल वाटर का यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद रखने चाहिए और किसी भी ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए. ऐसे में क्या बोलते हैं, नदियों में से सांप वगैरह के काटने का खतरा बढ़ जाता है. और पानी बारिश के बाढ़ के पानी में घूमना नहीं चाहिए. यूज़ हेलोजेंस टू प्योरीफाई द वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हेलोजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए. यूज़ राइस वाटर टू ड्रिंक, ऐसे में चावल के पानी को पीना चाहिए. कच्चे नारियल के पानी को पीना चाहिए जिससे कि डायरिया जैसी परेशानियों से बचा जा सके. अब आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसका बाद में इसका क्या नुकसान होता है, बाढ़ आती है तो क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलता है. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैटल्स, हमारी जान प्रॉपर्टी जाती है, साथ में जानवरों की भी. लॉस ऑफ क्रॉप्स का नुकसान होता है. स्प्रेड ऑफ डिजीज, डायरिया, कोलेरा जैसी बीमारी फैलती है. सबमर्ज ऑफ विलेजेज, गाँव होते हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं. फ्लड अफेक्ट एडवर्सली बोथ द अर्बन एंड द रूरल एरिया, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गाँव वाले एरिया में बाढ़ आएगी. बाढ़ जो है गांव के एरिया या फिर शहर के किसी भी एरिया में आ सकती है, बट इट इफेक्ट्स मोर हार्म इन रूरल एरिया. जाहिर सी बात है, इसका ज़्यादा नुकसान कहाँ देखने को मिलता है, ग्रामीण इलाकों में. दे आर मड और कच्चा हाउस आर टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फ्लड, वहाँ पे कच्चे घर होते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं बाढ़ की वजह से. देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम कंसर्निंग कैटल एंड फील्ड क्रॉप्स, साथ ही वहाँ पे जो पाले जाते हैं जानवर उनके लिए और जो खेतों में फसल उगाई जाती है उनके लिए भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है. Next, droughts. Drought is the condition when an area having wet weather doesn't get the rain for a particular time or year. There are some places also which experience
weather as a routine, but such condition cannot be termed as a drought. Drought-prone areas generally get rainfall less than 75 centimeter. In India, about 200 districts, 70% of the total area under cultivation are drought-prone regions. India has faced some worst drought year in 1877, 1899 and 1918. There are another drought occurred in year 1987 also. Drought affect the most people living in villages, totally depending upon agriculture and cattle. Western Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Central Maharashtra, part of Andhra Pradesh, parts of Tamil Nadu and some of the drought prone area in India. अब देखिए ड्रॉट क्या होता है, सूखा. अब कहीं पे तो इतनी बाढ़ आ रही है, मतलब पानी इतना ज़्यादा है कि बाढ़ आ रही है, और कभी कभी कुछ ऐसी जगह भी है इंडिया में जहाँ पे पूरे साल इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ पे पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होता है. जैसे भारत में बहुत सारी जगह पे बाढ़ आती है, वैसे काफ़ी जगहों पे सूखा भी देखने में आता है. सबसे जो खतरनाक कंडीशंस थी जब सूखा पड़ा वो 1877, 1899, 1918 और 1987 में जो वर्स्ट कंडीशन थी ड्रॉट की वो देखने में आई. ड्रॉट का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जाहिर सी बात है गरीब इंसानों को, या फिर क्या बोलते हैं गांव में रहने वालों को, जो खेती करते हैं, जो जानवर पालते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा उनका नुकसान झेलना पड़ता है. जैसे कौन कौन से एरिया हैं? वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सेंट्रल महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश का भी कुछ पार्ट और तमिलनाडु का कुछ पार्ट. यहाँ पे अक्सर वो क्या बोलते हैं सूखे की स्थिति बनी रहती है. कॉजेज क्या क्या रीज़न होते हैं? लेक ऑफ मानसून, बारिश की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आप सभी को पता है. आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका मोस्टली या सबसे ज़्यादा देखने वाला जो रीज़न है देखे जाने वाला वो है ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, सॉइल इरोजन, मिट्टी का भूस्खलन या भूस्खलन जिसे आप बोलते हैं, ज़मीन गिर जाती है या जो मिट्टी बंजर हो जाती है. ठीक है, इस तरीके के कुछ कॉजेज जो होते हैं. डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर, पानी ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसमें कमी आना. इफेक्ट क्या क्या असर होता है? शॉर्टेज ऑफ क्रॉप की कमी होती है. जाहिर सी बात है जब ज़मीन में पानी नहीं है तो फसल कहाँ से होगी? कृषि सिंचाई भी आप कितनी करोगे? जब आपके पास पानी नहीं है तो सिंचाई भी नहीं हो पाएगी. स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी मतलब पानी पीने के लिए भी नहीं है आपके पास, कामों के लिए तो छोड़ो, पीने के लिए भी नहीं है. मिग्रेशन टू अदर प्लेसेस, दूसरी जगह पे जाएगा इंसान. जब आपको एक जगह पानी नहीं मिलेगा तो पानी की तलाश में दूसरी जगह जाएगा. न्यूट्रिशनल डिजीज अमंग पुअर चिल्ड्रन एंड वुमेन्स, अब जब पानी नहीं होगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी आपको लग सकती हैं, स्पेशली किसको? छोटे बच्चों को और औरतों को. क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? वो है प्लांटेशन, फसल उगाने का, कन्वर्जेशन ऑफ वाटर थ्रू डैम्स, डैम में से जो पानी निकाल के पानी को संरक्षित किया जाए, पानी के मिसयूज़ को बचाया जाए, बारिश के पानी को संरक्षित किया जाए. वाटर शेड प्रोग्राम्स एंड ड्रिप इरिगेशन शुड बी यूज्ड, ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाए. दिस पार्ट इज एंडेड हियर. Now you have to read this chapter multiple times for better understanding and to learn correct pronunciation of difficult words. Okay? Thank you. Have a nice day.